मेंस की तैयारी में पाल कला ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है। आज हम स्लाइड्स की मदद से इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से समझेंगे ना कि एग्जाम में आपका जवाब सबसे अलग और दमदार लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पाल कला को 5 हिस्सों में देखेंगे और जानते हैं ये आपके एग्जाम के जवाब के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर भी बन सकता है। हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले उसकी पूरी बनावट को समझना। तो चलिए पाल कला के बेसिक स्ट्रक्चर से ही शुरू करते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये एक ही नज़र में पाल कला का पूरा खाका सामने रख देता है। इसे मोटे तौर पर 3 ब्रांचों में बांटा गया है। पहला है स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, दूसरा है मूर्तिकला या स्कल्पचर और तीसरा है चित्रकला यानी पेंटिंग। यही 3 पिलर आज हमारी डिस्कशन का बेस बनेंगे। तो सवाल उठता है, पाल कला आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक खास तरह की आर्ट स्टाइल है जो 8वीं से 12वीं सदी के बीच आज के बिहार और बंगाल के इलाकों में पाल वंश के राजाओं के अंडर फली फूली। और हाँ, इस पर धर्म का, खासकर बौद्ध धर्म का बहुत गहरा असर था। चलिए अब पाल कला के पहले और सबसे मजबूत पिलर यानी स्थापत्य कला की बात करते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे उस दौर के ग्रैंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज से, जिन्हें महाविहार कहा जाता था। अच्छा, महाविहार का मतलब सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी। आप उन्हें उस जमाने का ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज समझ लीजिए। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सेंटर थे जहां बौद्ध भिक्षु रहते भी थे और पढ़ाई भी करते थे। ये देखिए, ये एक टिपिकल महाविहार का लेआउट है। बीच में एक खुला आंगन होता था और उसके चारों तरफ भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे और बरामदे बने होते थे। ये डिजाइन सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, बल्कि उनकी कम्युनिटी लाइफ का एक रिफ्लेक्शन था, जहां सीखना और जीना एक साथ चलता था। अब एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो कुछ उदाहरण तो देने ही पड़ेंगे, जैसे उदंतपुरी महाविहार जिसे गोपाल ने बनवाया था, और विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहार जिन्हें धर्मपाल ने बनवाया। ये नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए। महाविहारों के अलावा स्तूप भी थे। पाल दौर में ये बौद्ध पूजा पाठ के मेन सेंटर हुआ करते थे। ये गुंबद जैसे स्ट्रक्चर होते थे जिन्हें एक पवित्र बौद्ध स्थल के तौर पर बनाया जाता था। इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि पाल दौर के स्तूप कितने सिस्टमैटिक तरीके से बने होते थे। हर एक हिस्से का अपना एक खास मतलब और काम था। इससे पता चलता है कि पाल आर्किटेक्ट्स की प्लानिंग और स्किल कितनी कमाल की थी। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब बात करते हैं पाल राजाओं के बनवाए गए मंदिरों की, जिनकी स्टाइल बिल्कुल अलग थी। पाल मंदिरों की सबसे मजेदार बात यह थी कि हाँ, उन पर बौद्ध आर्किटेक्चर का असर तो था, पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई। उनमें बंगाल की लोकल परंपराओं की एक अलग और साफ झलक दिखती है, और यही चीज इस स्टाइल को एकदम यूनिक बनाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बर्धमान जिले का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ इसकी 2 खासियतें साफ दिख रही हैं। एक तो है इसका घुमावदार शिखर, और दूसरा शिखर के ठीक ऊपर रखा हुआ ये बड़ा सा आमलक। बस यही पाल मंदिर स्टाइल की असली पहचान है। पाल मंदिर एकदम अलग थलग नहीं थे, इन पर दूसरे इलाकों का भी असर था। इनकी बनावट ओडिशा के उस समय के मंदिरों से काफी मिलती जुलती है। इनमें काले, बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थर का खूब इस्तेमाल हुआ, और बाद में जाकर बंगाल सल्तनत के असर से मेहराब और गुंबद भी दिखने लगे। तो आर्किटेक्चर की बात तो हो गई। अब आते हैं पाल कला की 2 और अहम शाखाओं पर, मूर्तिकला और चित्रकला। इन दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। पाल मूर्तिकला जो है वो खास तौर पर अपनी बेहतरीन कांच से और पत्थर की मूर्तियों के लिए जानी जाती है। इनका स्टाइल बहुत ही योगास और आकर्षक था। इनमें ज्यादातर बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं को बनाया जाता था। अब बात पेंटिंग की। इसके 2 मेन फॉर्म थे। एक ताड़ के पत्तों पर बनाई जाने वाली पांडुलिपि पेंटिंग, और दूसरी दीवारों पर बनाई जाने वाली भित्ति चित्रकारी यानी म्यूरल पेंटिंग। आपको बता दूं, पाल पेंटिंग को ही भारत में मिनिएचर पेंटिंग का बेस माना जाता है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, खासतौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पाल कला के ये 3 स्तंभ हमेशा याद रखिए: स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। आपका पूरा जवाब इसी मजबूत नींव पर टिकना चाहिए। आर्किटेक्चर के लिए ये कीवर्ड्स दिमाग में बिठा लीजिए: महाविहार जो रहने और पढ़ने के सेंटर थे, स्तूप जो पूजा पाठ के ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर थे, और मंदिर जिनकी पहचान उनके घुमावदार शिखर और बड़े से आमलक से होती है। मूर्तिकला के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है। पाल मूर्तिकला अपने कांच से और पत्थर के काम के लिए मशहूर है, जो बेजोड़ कारीगरी को दिखाती है। और आखिर में चित्रकला के बारे में याद रखिए, पाल पेंटिंग हमें मुख्य रूप से पांडुलिपियों और दीवारों पर देखने को मिलती है, और ये मिनिएचर आर्ट के इतिहास का एक बहुत अहम चैप्टर है।
तो अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं जिसपे सोचिएगा जरूर। कला और शिक्षा के इस मेल को देखने के बाद आपको क्या लगता है, पाल कला की सबसे स्थायी विरासत क्या है? उनके बनाए शानदार स्ट्रक्चर्स या फिर कला के जरिए ज्ञान को फैलाने का उनका तरीका? एक ऐसी कला शैली जिसने सदियों तक इस क्षेत्र को एक अलग पहचान दी। ये कला जितनी खूबसूरत है उतनी ही जरूरी बीपीएससी मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए भी है। स्क्रीन पर जो ये मूर्ति है ये महज पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, ये 1200 साल पुरानी एक पूरी कहानी है। जरा इसकी बनावट देखिए, इसकी चमक और इसमें छिपे हुए भाव। आखिर ऐसा क्या खास था पाल कला में जिसने बिहार और बंगाल की कला को एक बिल्कुल अलग पहचान दी? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो अपने इस सफर में हम सबसे पहले पाल कला का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये मूर्तियां बनती कैसे थीं और उनकी खासियत क्या थी। हम उन महान कलाकारों और उन जगहों को भी देखेंगे जहां ये कला फली फूली, और आखिर में समझेंगे कि धर्म का इस पर कितना गहरा असर था। तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, हर महान कला के पीछे एक मजबूत सपोर्ट होता है। पाल मूर्ति कला को यह सपोर्ट मिला पाल शासकों से। उन्हीं के दौर में पूर्वी भारत यानी आज के बिहार और बंगाल में कला की इस बिल्कुल नई शैली ने जन्म लिया। इस कला का सफर 8वीं सदी में पाल वंश के साथ शुरू होता है, लेकिन इसका जो सुनहरा दौर था वो आया 9वीं और 10वीं सदी में, जब धर्मपाल और देवपाल जैसे शक्तिशाली राजाओं ने इसे पूरा संरक्षण दिया। ये वो वक्त था जब ये कला अपने पीक पर थी। और फिर जैसा अक्सर होता है, 12वीं सदी आते आते जैसे ही पाल साम्राज्य का पतन हुआ, इस खास कला का भी अंत हो गया। तो सवाल यह है कि ये शानदार मूर्तियां बनती किस चीज से थीं? पाल कलाकारों ने 2 चीजों में महारत हासिल की थी। एक थी धातु यानी कांसा, और दूसरा था पत्थर। अच्छा, इन दोनों माध्यमों का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। कांसे की मूर्तियां बनती थी लॉस्ट वैक्स तकनीक से, मतलब पहले मोम का एक मॉडल बनता, उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाते और फिर गर्म पिघली हुई धातु डालकर मूर्ति को आकार दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ पत्थर की मूर्तियों के लिए मुंगेर और राजमहल की पहाड़ियों से लाए गए काले बेसाल्ट पत्थर को सीधा तराशा जाता था। और हां, जब भी कांसे की मूर्ति कला की बात होगी तो 2 नाम हमेशा याद रखने चाहिए, धीमन और वीथपाल। माना जाता है कि ये दोनों पिता पुत्र थे। धर्मपाल और देवपाल के समय के महान कलाकार थे और इन्हें ही इस शैली का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर पाल मूर्ति कला की पहचान क्या है? वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें देखकर कोई फौरन कह सकता है कि अरे हाँ, ये मूर्ति तो पाल काल की है? आइए इन पॉइंट्स को समझते हैं। पहली बात, कलाकार सिर्फ मूर्ति के सामने के हिस्से पर यानी फ्रंट व्यू पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि ये मूर्तियां दीवार के सहारे रखी जाती थीं। दूसरी, ये मूर्तियां बहुत ज्यादा सजी धजी होती थी, मतलब आभूषणों और कपड़ों का इतना बारीक काम होता था। बुद्ध की मूर्तियों पर तंत्रयान का असर भी दिखता है, जिसमें देवताओं को कई बार जटिल रूपों में दिखाया गया। और हाँ, कई मूर्तियों पर तारीखें भी खुद ही मिलती हैं, जो कि इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो ये बेजोड़ कला आखिर पनप कहाँ रही थी? चलिए उन जगहों पर नजर डालते हैं। तो इस कला के बड़े केंद्र थे। इस कला के 3 सबसे बड़े गढ़ थे, नालंदा, बोध गया और कुर्कीहार। नालंदा और बोध गया तो शिक्षा और धर्म के महान केंद्र थे ही, लेकिन गया के पास जो कुर्कीहार है वहां से तो कांसे की मूर्तियों का जैसे खजाना ही मिल गया। इन्हीं जगहों ने पाल कला को तराशा और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब बात करते हैं पाल कला की आत्मा की, यानी उस पर पड़े धार्मिक प्रभाव की। ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात है कि पाल राजा खुद तो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने कला को किसी एक धर्म से बांधा नहीं। इसमें बौद्ध और हिंदू धर्म का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां पर आप देखें कैसे एक ही समय में कलाकार एक तरफ बुद्ध, अवलोकितेश्वर और तारा जैसी बौद्ध मूर्तियां बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णु, सूर्य और उमा माहेश्वर जैसे हिंदू देवी देवताओं को भी उसी कला से गढ़ रहे हैं। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? जैसा कि ये लाइन बताती है, भले ही मूर्तियां अलग अलग धर्मों की हों, उन्हें बनाने का स्टाइल और शरीर की बनावट एक जैसी थी। मतलब कलाकार की कला उसके धर्म से ऊपर थी। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, जिस तरह पाल कला में धर्म और कला एक साथ घुल मिल गए थे, क्या यह उस दौर के पूर्वी भारत की मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान का आईना नहीं है? ये कला हमें सिखाती है कि कला की कोई एक भाषा नहीं होती, और शायद यही पाल मूर्ति कला की सबसे बड़ी विरासत। बीपीएससी मेंस की तैयारी तो एक टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, और वो है पाल कला। चलिए आज इसी जरूरी टॉपिक की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल यह है कि पाल कला बीपीएससी के लिए, खासकर मेंस के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल साफ है।
ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार आता है और एक सॉलिड जवाब आपको वो निर्णायक अंक दिला सकता है जो पूरी बाजी पलट दे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पाल कला का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जानेंगे कि ये है क्या। फिर इसके जो मेन फॉर्म्स हैं, मतलब मुख्य रूप हैं, उन पर बात करेंगे। उसके बाद इसकी खासियत क्या है, फीचर्स क्या है, और हाँ, बौद्ध धर्म का इस पर क्या असर रहा, ये भी समझेंगे। आखिर में इसकी कुछ आलोचनाएं देखकर कंक्लूजन निकालेंगे और सबसे जरूरी बीपीएससी मेंस में इससे जुड़े कैसे सवाल आ चुके हैं वो भी देखेंगे। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा रोड मैप है एक परफेक्ट जवाब तैयार करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी आर्ट फॉर्म को समझने के लिए ना उसकी जड़ों को, उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पाल कला आखिर शुरू कैसे हुई और किन हालातों में पनपी। तो पाल कला सिर्फ एक आर्ट स्टाइल नहीं थी, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये एक पूरा का पूरा यूनिक स्कूल ऑफ आर्ट था जो पूर्वी भारत में, खासकर आज के बिहार और बंगाल के इलाकों में फला फूला। और ये हुआ कब? 8वीं से 12वीं सदी के बीच। इसका सबसे बड़ा कारण था पाल शासकों का संरक्षण। उन्होंने इस कला को इतना सपोर्ट किया कि इसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। अब आते हैं इसके फॉर्म्स पर, मतलब पाल कलाकार अपनी कला को दिखाते कैसे थे। तो इसके लिए उन्होंने दो मेन माध्यमों का इस्तेमाल किया। आइए अब इन दोनों को, यानी मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और म्यूरल पेंटिंग्स को जरा और पास से देखते हैं। तो पाल चित्रकला के ना समझिए दो अलग अलग चेहरे थे। एक तरफ तो थी पांडुलिपियां, मतलब ताड़ के पत्तों पर बनी छोटी छोटी बारीक पेंटिंग्स जो बौद्ध ग्रंथों को और खूबसूरत बनाती थीं। और दूसरी तरफ थे बड़े बड़े विशाल भित्ति चित्र, म्यूरल्स, जो नालंदा जैसी जगहों की दीवारों पर बनाए गए थे। एक छोटा और डिटेल्ड, दूसरा बड़ा और शानदार। ये देखिए, ये पांडुलिपि पेंटिंग का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। गौर से देखिए कैसे एक तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके साथ ही एक देवता की कितनी सुंदर तस्वीर बनी हुई है। ये जो मेल है ना टेक्स्ट और इमेज का, यही पाल कला की एक बहुत बड़ी पहचान है। ठीक है, तो अब तक हमने ये देख लिया कि पाल कला क्या थी। अब बात करते हैं इसके कैसे की, मतलब वो कौन सी खास बातें थीं, वो कौन से फीचर्स थे जिन्होंने इस कला को इतना यूनिक, इतना अलग बनाया कि हम आज भी उसे पहचानते हैं। पाल कलाकारों का जो असली हुनर है ना, वो इनके डिटेल्स में दिखता है। जरा सोचिए, महीन बहती हुई रेखाएं, कितने एक्सप्रेसिव जेस्चर्स और पोस्चर्स, और ये जो सवा चश्म चेहरा है, मतलब 3/4 प्रोफाइल में बना चेहरा, ये तो जैसे इनका एक सिग्नेचर स्टाइल ही बन गया था। साथ ही ये भी साफ साफ दिखता है कि इस कला पर अजंता और बाघ गुफाओं की कला का भी गहरा असर था। मतलब एक तरह से ये पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन अपने अंदाज में। अच्छा, कला सिर्फ टेक्निक की बात नहीं होती है ना, उसमें इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी बहुत मायने रखता है। तो ये लोग काम किस पर करते थे? ताड़ के पत्तों पर, जो कि बहुत नाजुक होते थे। और रंग भी बिल्कुल नेचुरल, प्राइमरी कलर्स जैसे लाल, नीला, काला और सफेद। और मजे की बात यह है कि इन रंगों का इस्तेमाल चीजों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए नहीं होता था, बल्कि सिंबॉलिक मीनिंग के लिए होता था। हर रंग का अपना एक गहरा मतलब था। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो पाल कला की आत्मा है, उसका केंद्र है। और वो क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द का है, बौद्ध धर्म। आप बौद्ध धर्म को समझे बिना पाल कला को समझ ही नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और हाँ, ये कोई साधारण बौद्ध धर्म नहीं था, ये थी वज्रयान शाखा, वज्रयाना बुद्धिज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्ट में सिर्फ शांत बैठे हुए बुद्धि नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको शक्तिशाली तांत्रिक देवी देवता और बुद्धिसत्व भी नजर आएंगे। इसी वजह से पाल कला में कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं एक रहस्यमयी डायमेंशन भी जुड़ गया। और ये कला बन कहाँ रही थी? ये बन रही थी उस समय के सबसे बड़े बौद्ध मठों में। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये जगह सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं थीं, ये तो कला के कारखाने थे, आर्ट फैक्ट्रीज थीं। कलाकार यहीं रहते थे, यहीं सीखते थे और यहीं पर पाल कला को शेप दे रहे थे। तो इस कला का जन्म और पालन पोषण सब इन्हीं मठों में हुआ। अब देखिए, मेंस के आंसर के लिए एक बैलेंस्ड व्यू बहुत जरूरी है। और कोई भी आर्ट स्टाइल परफेक्ट नहीं होती, हर किसी की कुछ ना कुछ आलोचना होती है। पाल कला भी इससे अलग नहीं है। तो एक पूरी समझ के लिए हमें इसकी कुछ कमियों, मतलब इसकी क्रिटिक पे भी नजर डालनी होगी। तो आलोचक क्या कहते हैं? उनका पहला पॉइंट है कि समय के साथ पाल कला में एक तरह का दोहराव, एक रिपीटिशन आ गया था। मतलब वही सब्जेक्ट्स, वही थीम्स बार बार दिखते थे। कुछ ये भी मानते हैं कि इसमें गुप्त काल की कला जैसी मौलिकता या ओरिजिनलिटी की कमी थी। और खासकर मूर्ति कला के बारे में कहा जाता है कि कलाकार अक्सर मूर्ति का सिर्फ सामने का हिस्सा बहुत डिटेल में बनाते थे और पीछे के हिस्से पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर पाल शासकों का सपोर्ट, उनका पैट्रोनेज नहीं होता तो शायद ये यूनिक आर्ट फॉर्म जिंदा ही नहीं बचता।
तो भले ही कुछ कमियां हों, पर यह भी सच है कि उन्हीं के संरक्षण की वजह से कला का ये शानदार अध्याय लिखा जा सका। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि बीपीएससी मेंस में असल में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वो एग्जाम में कैसे काम आएगा, जरा इन सवालों पर नजर डालिए। 41st बीपीएससी से लेकर 65th बीपीएससी तक एक पैटर्न साफ दिखता है ना? बार बार वही चीजें पूछी जा रही हैं। पाल कला की विशेषताएं क्या हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, बौद्ध धर्म से इसका क्या रिश्ता है। ये सब वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी अभी कवर किए हैं। तो एक टॉप स्कोरिंग जवाब की चाबी क्या है? बहुत सिंपल है, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हों, कला के फॉर्म्स, उसके की फीचर्स, बौद्ध धर्म का असर और आखिर में एक बैलेंस्ड क्रिटिक। इन सबको मिला देंगे तो एक बेहतरीन जवाब तैयार हो जाएगा। और आखिर में एग्जाम से हटकर एक बात सोचते हैं। देखिए, पाल कला सिर्फ इतिहास का एक टॉपिक नहीं है, ये बिहार की रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि इस प्राचीन कला की जो विरासत है, जो लेगेसी है, वो आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है।